नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी रात के सन्नाटे और डर से प्यार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज की एक और खौफनाक कहानी की ओर। बात 1995 की गर्मियों की है। उस समय मैं महज 12 साल का रहा था। हमारा गांव रामपुर आधुनिक दुनिया के शोर शराबे से कोसों दूर प्रकृति की गोद में बसा था। हमारे परिवार की पहचान थी चौधरी हवेली। वो हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं थी, वो हमारे पूर्वजों की शान थी। ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन और पीछे की तरफ फलों का एक घना बगीचा। मेरे पिताजी रमेश चौधरी उस हवेली के बड़े बेटे थे और स्वभाव से बेहद नरम दिल इंसान। हम सब, मैं, माँ, पिताजी और मेरे दादाजी वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को किसी की नज़र लगते देर नहीं लगती, और हमारे घर को नज़र लगी अपनों की ही। एक दोपहर जब मई की तपती धूप ने गांव की गलियों में सन्नाटा पसार रखा था, हवेली के बड़े दरवाजे पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से उतरे मेरे चाचा सुरेश और उनकी पत्नी विमला चाची। वो दोनों शहर में रहते थे और सालों से गांव नहीं आए थे। चाचा तो फिर भी ठीक थे, लेकिन विमला चाची की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भूखा जानवर शिकार देख रहा हो। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात खाने की मेज पर असली बात सामने आई। भैया, चाची ने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, हम सोच रहे थे कि ये हवेली बेच दी जाए। शहर में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, हमारा हिस्सा हमें मिल जाए तो हम अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे। पिताजी ने साफ मना कर दिया, विमला, ये हवेली हमारे पूर्वजों की अमानत है। इसे बेचना तो दूर, मैं इसके बंटवारे के बारे में भी नहीं सोच सकता। उस रात हवेली में पहली बार जोर जोर से आवाज़ें गूंजी। चाची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनकी आंखों में मैंने उस रात जो नफरत देखी थी वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसने बस इतना कहा, देखते हैं भैया, आप इस हवेली को कब तक बचा पाते हैं। जो मेरा है मैं वो लेकर रहूँगी, चाहे जैसे भी हो। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि चाहे जैसे भी हो का मतलब कितना खौफनाक होने वाला था। उस झगड़े के बाद मेरी चाची और चाचा वापस शहर नहीं गए। वो हवेली के पश्चिमी हिस्से वाले कमरे में रहने लगे। लेकिन हवेली का माहौल बदलने लगा था। पहले जहाँ शाम को चिड़ियों की चहचहाट होती थी, अब वहाँ अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। चाची का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती और रात होते ही बाहर निकलती। मुझे याद है एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि चाची आंगन में तुलसी के पौधे के पास खड़ी होकर कुछ फुदफुदा रही है। उनके हाथ में एक लाल कपड़ा था। उनकी आवाज़ आदमियों जैसी भारी और खुरदरी लग रही थी। धीरे धीरे हवेली में एक अजीब बदबू फैलने लगी, जैसे सड़ा हुआ मांस या बासी फूल। माँ ने कई बार घर की सफाई करवाई, अगरबत्तियाँ जलाई, लेकिन वो बदबू नहीं गई। वो हवा में, पर्दों में, यहाँ तक कि खाने में भी महसूस होने लगी थी। फिर शुरू हुआ बीमारियों का दौर। सबसे पहले पिताजी बीमार पड़े। उन्हें तेज़ बुखार रहने लगा। डॉक्टर आए, दवाइयाँ दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पिताजी का शरीर सूखता जा रहा था। वो अक्सर नींद में बड़बड़ाते थे, हटाओ इसे मेरे सीने से, हटाओ, ये मुझे घूर रही है। एक रात मैंने माँ को रोते हुए दादाजी से कहते सुना, बाबूजी, मुझे लगता है ये कोई बीमारी नहीं है, विमला ज़रूर कुछ कर रही है। उसकी आंखों में देखिए, कोई डर नहीं, सिर्फ जीत की भूख है। मैं बच्चा था, लेकिन मैं समझ रहा था कि चाची कुछ गलत कर रही है। लेकिन वो गलत किस हद तक जा सकता है, ये मैंने अमावस्या की उस रात देखा। वो रात बहुत काली थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवा बिल्कुल धीमी हुई थी। हवेली के पीछे वाले बगीचे में पुराने आम और बरगद के पेड़ थे जो अंधेरे में दैत्यों जैसे लगते थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे पिछले दरवाजे के खुलने की चरमराहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि कोई लाल साड़ी में लिपटी हुई परछाई
बगीचे की तरफ जा रही है। वो चाची थी। उनके हाथ में एक पुरानी पीतल की थाली थी। मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा दोनों चरम पर थे। मैं दबे पांव बिना आवाज़ किए उनके पीछे चल पड़ा। चाची बगीचे के सबसे पुराने सूखे हुए कुएं के पास जाकर रुक गई। यह कुआं कई सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने ज़मीन पर एक घेरा बनाया, राख और सिंदूर से। मैंने एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखा। उस खौफनाक मंजर को मैं आज तक नहीं भूल पाया। चाची ने थाली में से सामान निकालना शुरू किया। 5 नींबू, कुछ लोहे की कीले और काले कपड़े की गुड़िया और एक मरे हुए कौवे का पंख। उन्होंने उस गुड़िया के पेट में कीले चूहोना शुरू की। हर कील के साथ वो किसी का नाम ले रही थी। रमेश तड़प तड़प कर मरेगा, पहली कील। सुशीला, मेरी माँ विधवा होकर रोएगी, दूसरी कील। ये हवेली मेरी होगी, सिर्फ मेरी। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो भाषा संस्कृत नहीं थी, वो कुछ और ही थी। शायद अघोरी विद्या के लिए कोई प्राचीन विलुप्त मंत्र। क्रीम ह्रीम फट रक्त पिशाचिनी ममकार्य कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे उनकी आवाज़ तेज़ होती गई, हवा में बदलाव आने लगा। जो हवा धीमी थमी हुई थी वो अब बर्फीली हो गई। पेड़ों के पत्ते तेज तेज हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके झकझोर रही हो। धुंध ज़मीन से उठने लगी और कुएं के चारों तरफ इकट्ठा होने लगी। मेरी सांसें अटक गई थी। मुझे लगा मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा है कि चाची सुन लेगी। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी जानवर की गुर्राहट और इंसान की चीख का मिला जुला रूप थी। चाची ने अपने हाथ की उंगली काटी और खून की कुछ बूंदें उस गुड़िया पर टपकाई। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, ले ले अपना भोग और दे दे मुझे इस घर का मालिकाना हक। तभी कुछ हुआ। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, या शायद बुराई का घड़ा भर चुका था। चाची ने जैसे ही खून की आखिरी बूंद गुड़िया पर गिराई, एक तेज़ हवा का झोंका आया और उनके सामने जल रहा दिया बुझ गया। तंत्र साधना में जलते हुए दिए का बुझना मतलब मौत। चाची एकदम से चुप हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंजने लगा। अचानक कुएं के अंदर से गहरा काला धुआं निकला। वो धुआं नहीं था, वो परछाइयाँ थी, हजारों काली परछाइयाँ। चाची डर गई। वो पीछे हटती हुई बोली, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन उन परछाइयों ने चाची की बात नहीं सुनी। मैंने देखा एक अदृश्य शक्ति ने चाची को हवा में ऊपर उठा लिया। उनका शरीर ऐंठने लगा। उनकी हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाज़ें पूरे बगीचे में गूंजने लगी। उनकी आंखें बाहर को निकल आई और मुंह से झाग निकलने लगा। बचाओ भैया बचाओ, वो चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज़ अब उनके अपने नहीं लग रही थी। तभी मेरा पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। चाची का सिर झटके से मेरी तरफ घुमा। उनकी पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल उस काली शक्ति ने उन्हें ज़मीन पर दे मारा। इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि हवेली के कांच हिल गए। मैं चीखता हुआ घर की तरफ भागा। पापा, माँ। जब तक मेरे घर वाले और चाचा लालटेन लेकर वहाँ पहुँचे, सब खत्म हो चुका था। विमला चाची वहाँ पड़ी थी। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और चेहरा ऐसा विकृत हो गया था जैसे किसी ने उन्हें नोच दिया हो। उनकी मुट्ठी में अब भी वो गुड़िया थी, लेकिन अब वो गुड़िया भी जलकर राख हो चुकी थी। चाची की मौत को पुलिस ने हार्ट अटैक बताया। किसी को यकीन नहीं आया कि एक स्वस्थ औरत को अचानक ऐसा क्या हुआ, लेकिन हम जानते थे, चाचा भी जानते थे। वो उस रात के बाद पागल से हो गए। वो हर वक्त कोने में बैठकर बस यही दोहराते रहते, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी, अपना हिस्सा लेने वापस आएगी। हमें लगा कि चाची की मौत के साथ बला टल गई, लेकिन हम गलत थे। काला जादू करने वाला मर सकता है, लेकिन किया गया जादू इतनी आसानी से नहीं मरता। पिताजी की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। ठीक 7 दिन बाद, उसी समय जब चाची की मौत हुई थी, पिताजी ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के वक्त उनका शरीर ठंडा बर्फ जैसा हो गया था, जबकि बाहर जून की गर्मी थी।
उसके बाद एक एक करके मवेशी मरने लगे। दादाजी सीढ़ियों से ऐसे गिरे जैसे कि उन्हें धक्का दिया हो। 6 महीने के अंदर हंसता खेलता परिवार शमशान बन गया। माँ मुझे लेकर रातों रात वहाँ से भाग निकली। हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, कपड़े, जेवर, यादें और वो श्रापित हवेली। आज 30 साल हो चुके हैं मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन आज भी अमावस की रात मुझे नींद नहीं आती। सुना है रामपुर की वो चौधरी हवेली आज आज भी वीरान खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि उस तरफ कोई नहीं जाता। रात को वहाँ से औरतों के रोने की आवाज़ें और अजीब से मंत्रों की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने विमला चाची की आत्मा को आज भी उस सूखे कुएं के पास बैठे देखा है, हाथ में वो अधजली गुड़िया, इंतज़ार करते हुए। उन्हें हवेली तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए कोई नहीं बचा। लालच ने सिर्फ घर नहीं खाया, उसने पूरा वंश खत्म कर दिया। अगर आप भी कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरे तो आपको वहाँ नींबू मिर्च या सिंदूर पड़ा मिले तो रुकना मत, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होते। शुभ रात्रि।